रेत की सन्नाटे में रात की हवा हल्की सी सरसराहटली बह रही थी। चांद की मध्यम रोशनी रेत के ऊंचे टीलों पर चांदी बिखेर रही थी। वह लड़की आनाया ठहर कर अपनी सांस बहाल करती है, जेब से एक छोटा सा आईना निकालती है। रेत के झोंके में उसके बाल चेहरे पर बिखर जाते हैं। वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपने लंबे चमकदार बालों को उंगलियों से संवारती है। फिर आईने में खुद को देखकर होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाती है। वह धीरे से लिपस्टिक बंद करती है, आईना जेब में डालती है और कदम बढ़ाकर झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा चरमराता है और एक लम्हे बाद अंदर से एक बूढ़ा शख्स नमूदार होता है। बूढ़े के बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हैरानी, जिज्ञासा और शायद कोई ऐसा जज्बा जिसे वह खुद समझ नहीं पाया। वह लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है। रात के इस पहर इतनी हसीन लड़की रेगिस्तान के बीचों बीच उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर। वह ठिठक कर पूछता है, तुम कौन हो? इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? अनाया के लब्बों पर एक नरम मुस्कान आती है। मैं रास्ता भूल गई हूँ। रेत के तूफान में सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। दूर से आपकी झोंपड़ी देखी तो सोचा शायद यहाँ रात गुजार लूं। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? बूढ़े के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी जम सी जाती है, फिर धीरे धीरे एक खफीफ सी खुशी उसके चेहरे पर रेंगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ। वह पीछे हटता है। झोंपड़ी के अंदर हल्की रोशनी में मिट्टी के फर्श पर एक पुराना सा कालीन बिछा है। एक तरफ चारपाई और कोने में एक लालटेन जल रही है। दीवारों पर कुछ बर्तन, एक पुराना हुक्का और एक लकड़ी का संदूक रखा है। अनाया आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती है। मैं बहुत थक गई हूं, कहां सो सकती हूं? बूढ़ा जवाब देता है, जहां तुम्हारा दिल चाहे वहीं सो जाओ। यह घर तुम्हारा है आज की रात। वह धीरे से मुस्कुराती है, चारपाई के करीब जाती है और चादर ओढ़कर लेट जाती है। बूढ़ा आदमी चुपचाप कोने में जाकर लेटता है, मगर उसकी आंखें बंद नहीं होती। वह चुपके चुपके उस लड़की को देखता रहता है। चांदनी झोंपड़ी की छत के सुराख से अंदर आती है और अनाया के चेहरे पर पड़ती है। वह सांस ले रही है, आहिस्ता, नरमी से, जैसे कोई राग बह रहा हो। बूढ़े का दिल अजीब बेचैनी से भर जाता है। वह पहलू बदलता है, मगर नींद गायब। उसकी निगाह बार बार लड़की पर जा ठहरती है। कुछ देर बाद वह धीरे से उठता है, लालटेन का शीशा ठीक करता है और चारपाई के करीब आकर बैठ जाता है। अचानक अनाया चौंक कर उठ बैठती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा घबरा कर पीछे हटता है। मैं बस लालटेन सीधी कर रहा था। तुम डर क्यों गई? अनाया गहरी सांस लेती है। मुझे पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। बाहर कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई चल रहा हो। बूढ़ा जल्दी से कहता है, कोई नहीं है, यह रेत की हवा है। नहीं, मुझे लगता है कोई है। वह खड़ी हो जाती है और कहती है, आइए बाहर चलते हैं। बूढ़ा लम्हे भर के लिए हिचकिचाता है, मगर फिर सर हिलाता है। दोनों झोंपड़ी से बाहर आ जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान के बीचों बीच और चारों तरफ रेत का समंदर। हवा में नमी थी और फजा में एक रहस्यमयी खामोशी। अनाया आहिस्ता आहिस्ता रेत पर चलती है। उसके कदमों के निशान चांदनी में चमक रहे हैं। बूढ़ा उसके पीछे पीछे चलता है, नजरें कभी जमीन पर, कभी उसके चेहरे पर। दूर कहीं कोई पुरानी गुफा दिखाई देती है। बूढ़ा कहता है, आओ वहां चलते हैं, कुछ देर बैठ लेते हैं, हवा भी रुकेगी। दोनों उस तरफ बढ़ जाते हैं। गुफा के अंदर ठंडक थी और बाहर की हवाओं की सरसराहट मध्यम हो गई थी। अनाया बैठती है, थकी हुई, और फिर कहती है, मैं बहुत थक गई हूं, कुछ देर आराम कर लूं? बूढ़ा सिर हिला देता है। अनाया गुफा की दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेती है। बूढ़ा खामोशी से उसे देखता है। उसके चेहरे पर चांदनी की हल्की परत, सांसों की रवानी और एक ऐसा सुकून जो उसने बरसों में महसूस नहीं किया था। मगर फिर उसके अंदर कुछ बदलता है। एक ख्याल, एक ख्वाहिश, एक पुरानी कमजोरी। वह आहिस्ता आहिस्ता लड़की के करीब जाने लगता है। अचानक अनाया आंखें खोलती है। हमें वापस चलना चाहिए, उसकी आवाज में सख्ती थी। बूढ़ा एक लम्हे को साकित रहता है, फिर मुस्कुराता है, जैसा तुम कहो, चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में खामोशी छा जाती है, सिर्फ हवा की सरसराहट और उनके कदमों की आहट। जब वे झोंपड़ी पहुंचते हैं तो अनाया कहती है, मेरे कपड़े रेत से गंदे हो गए हैं, क्या आपके पास कोई साफ कपड़ा है? बूढ़ा हंसकर कहता है,
मैं अकेला रहता हूं, मेरे पास औरतों के कपड़े कहां से आएंगे। फिर अचानक कुछ सोचकर बोलता है, रुकना, शायद हो, लोग कभी कभार पुराने कपड़े दे जाते हैं। देखता हूं। वह कोने में रखा संदूक खोलता है और कुछ पुराने कपड़ों में से एक काला खूबसूरत सूट निकालता है। ये लो, शायद तुम्हें आ जाए। अनाया कपड़े देखकर चौंकती है। आपने कहा था आपके पास औरतों के कपड़े नहीं। बूढ़ा हंसकर कहता है, बस याद नहीं था, कभी कभी लोग दे जाते हैं, मैं रख लेता हूं। अनाया धीरे से कहती है, लोग? कौन लोग? बूढ़ा नजरें चुराता है। बस राहगीर, मुसाफिर, कभी कभार कोई यहां रुक जाता है। अनाया कपड़े पकड़कर कहती है, ठीक है, मैं यह पहन लूंगी, और झोंपड़ी के एक कोने में जाकर दरवाजे के पीछे गायब हो जाती है। अनाया पर्दे के पीछे खड़ी थी, हाथों में वह काला सूट। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए गंभीरता छा गई, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में हो। उसने सूट को गौर से देखा। कपड़ा पुराना था मगर साफ, और खुशबू ऐसी थी जैसे कभी किसी ने पहना हो। कोई औरत? वह धीरे से बोली, खुद से। तो यहां वाकई कोई और भी आता रहा है। उसने कपड़े पहने, आईने में अपना अक्स देखा। काला सूट चांदनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई थी। वह अब सिर्फ एक भूली भटकी लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत जो किसी मकसद के साथ यहां आई हो। दरवाजे के पीछे से वह बाहर निकली। बूढ़ा झोंपड़ी के एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था। धुएं के गोले लालटेन की लौ में मुड़ते हुए ऊपर जा रहे थे। बूढ़े ने उसे देखा और जैसे कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया। काला सूट, खुले बाल और चांदनी में उसका चेहरा। वह दबे दबे लहजे में बोला, तुम पर तो यह रंग बहुत झंझता है। अनाया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शुक्रिया। आपने यह सूट कहां से पाया था? बूढ़े ने नजरें चुराई। कहा ना, लोग दे जाते हैं कभी कभी, मैं सब रख लेता हूं। कौन लोग? बस मुसाफिर। कभी कोई यहाँ रात गुजारता है, कभी कोई मदद मांगता है। अनाया ने लालटेन की रोशनी में उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सा साया आया, जैसे कोई याद, कोई जुर्म उसके अंदर से गुजर गया हो। वह चुपचाप चारपाई के करीब जा बैठी। आप अकेले रहते हैं? बूढ़े ने धुआं उड़ाते हुए कहा। हाँ, बरसों से। कभी कोई ठहरता है, कभी चला जाता है। इस रेत में तो सब कुछ आता है और सब कुछ गुम हो जाता है। अनाया ने नरमी से पूछा, कभी कोई ऐसा मुसाफिर आया जिसने वापस जाने का वादा किया हो मगर फिर न गया हो? बूढ़े के हाथ में पकड़ा हुक्का कांप गया। धुएं का गोला टूट गया। वह आहिस्ता से बोला, तुम ये क्यों पूछ रही हो? अनाया ने कंधे उचका दिए। बस ऐसे ही सुनने में आया था कि कुछ लड़कियां, कुछ औरतें इस इलाके से गुजरती थीं और फिर वापस नहीं गईं। बूढ़े के चेहरे पर पसीना उभर आया। हालांकि रात ठंडी थी। वह नजरें नीची किए बोला, रेत सब कुछ निगल लेती है, कोई वापस नहीं आता। अनाया चुपचाप उसे देखती रही, फिर बोली, कभी कभी रेत सब कुछ नहीं निगलती, कुछ निशान रह जाते हैं जो बाद में सच दिखाते हैं। बूढ़ा चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? अनाया मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस एक ख्याल था। वह उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। चांद अब बादलों के पीछे छिप चुका था। हवा तेज होने लगी थी और रेगिस्तान की खामोशी में एक अजीब सा डर घुल गया था। अनाया ने जेब से एक छोटा सा कैमरा डिवाइस निकाला, बटन दबाया, लालटेन के करीब लगा दिया ताकि सारी बातचीत रिकॉर्ड हो सके। फिर वह वापस अंदर आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ा अब भी चुपचाप बैठा था। सोना नहीं, नींद नहीं आ रही। अनाया चारपाई पर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, कभी कभी इंसान के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है ना, जैसे किसी गुफा में अंधेरा। बूढ़ा हंसा, मगर उस हंसी में बेचैनी थी। हाँ, और कुछ गुफाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर रोशनी नहीं पहुंचती। अनाया ने नजर उठाई, और कभी कभी वो गुफाएं इंसान के अंदर ही होती हैं। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। लम्हे भर के लिए वक्त जैसे ठहर गया। फिर बूढ़े ने नजरें फेर लीं। तुम बहुत बातें करती हो, थक नहीं जाती? अनाया ने नरम लहजे में कहा। मैं बातों से सच निकालना जानती हूँ। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज जैसे कहीं गुम हो गए। उसने हुक्का नीचे रखा, उठा और बाहर चला गया। अनाया उठी, कैमरे की लाइट चेक की। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वह आहिस्ता से बोली, अब देखते हैं तुम कितनी देर छिपे रह सकते हो। बाहर हवा जोरों से चलने लगी थी। बूढ़ा झोंपड़ी के सामने रेत पर खड़ा था, दूर आसमान की तरफ देखता हुआ। उसके लब्बों पर एक मध्यम सा जुमला आया, फिर से कोई आया है, जैसे पहले आती थी। अनाया बाहर आई। क्या कहा आपने? बूढ़ा चौंक गया। कुछ नहीं, तुम सो जाओ।
रात गहरी है, आप भी सो जाइए। वह अंदर गई, मगर नींद कहां थी। उसने लालटेन बंद कर दी। सिर्फ कैमरे की छोटी सी लाल लाइट जल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा हल्का सा चरमराता है। अनाया आंखें बंद किए लेटी है, मगर कान पूरी तरह चौकस। बूढ़ा अंदर आता है। उसके कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता चारपाई के करीब आती है। वह रुक जाता है, खामोश, जैसे किसी फैसले के किनारे खड़ा हो। अनाया की सांसें मध्यम हो जाती हैं, जैसे वह सो गई हो। बूढ़ा धीरे से झुकता है, हाथ बढ़ाता है, और उसी लम्हे लालटेन की लौ एक झोंके से भड़क उठती है। अनाया अचानक आंखें खोल देती है। क्या कर रहे हैं आप? बूढ़ा पीछे हट जाता है। बौखलाहट उसके चेहरे पर साफ थी। मैं बस देख रहा था तुम सो गई या नहीं। अनाया के चेहरे पर अब सख्ती थी। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप छिपा रहे हैं। बूढ़ा कुछ कहना चाहता है, मगर उसके होंठ बंद रह जाते हैं। लालटेन की लौ अब जोर से जल रही थी। कमरे में साए नाचने लगे। अनाया के दिल में अब शक यकीन में बदलने लगा था। यह आदमी आम मुसाफिर या नेकदिल फकीर नहीं। यह झोपड़ी सिर्फ पनाहगाह नहीं, यह किसी गुनाह की गवाह लगती थी। वह चुपचाप वापस चारपाई पर बैठ गई, मगर उसकी नजरें अब हर हरकत, हर सांस पर जमी थीं। रात बढ़ती गई। बूढ़ा कोने में बैठा, खामोश, मगर उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था। और अनाया जान चुकी थी अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर रघु ने धीमे स्वर में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अनाया ने उसकी बात चुपचाप सुनी, फिर नजरें झुकाकर बोली, शायद तुम भूल रहे हो, दुनिया में खूबसूरती बहुत है, बस देखने वाली नजर चाहिए। रघु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह धीरे धीरे चारपाई के पास आया। नहीं अनाया, तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो बाकी सब में नहीं था। अनाया ने सिर उठाया और उसके लहजे का मतलब तुरंत समझ गई। उसके चेहरे पर एक पल को डर सा लहराया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वह नरम लहजे में बोली, तुम्हें नींद नहीं आ रही रघु? रघु ने गहरी सांस ली। नींद? अब कहां? अब तो लगता है बरसों बाद कोई मेरा साथी आया है। अनाया ने धीरे से दिया बुझा दिया। अंधेरा गहराने लगा। बस बाहर से चांदनी की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। रघु ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अनाया तुरंत उठ खड़ी हुई। मुझे नींद नहीं आ रही, चलो बाहर चलते हैं। हवा थोड़ी ठंडी है, दिमाग भी साफ हो जाएगा। रघु कुछ पल रुका, फिर बोला, चलो जैसा तुम कहो। दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी हो चुकी थी। टीलों के पीछे आधा चांद डूबा हुआ था और रेत पर उनके कदमों के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे। अनाया आगे चल रही थी। रघु पीछे। कहां जा रही हो तुम? रघु ने पूछा। बस देखना चाहती हूं, यह रेगिस्तान रात में कैसा लगता है। यह रेगिस्तान रात में बहुत खतरनाक होता है। यहां सिर्फ सांप नहीं, यादें भी डस लेती हैं। रघु के लहजे में अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते दोनों एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। रघु बोला, यह गुफा बहुत पुरानी है, मैं अक्सर यहां बैठा करता था, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। अनाया ने धीरे से कहा, मैं थक गई हूं, थोड़ी देर यहीं बैठती हूं। वह गुफा के अंदर एक चट्टान पर बैठ गई। रघु भी पास आकर बैठ गया। कुछ पल बीते। फिर अनाया ने धीरे से पूछा, रघु, क्या तुम हमेशा यहां अकेले रहते हो? हाँ, हमेशा से। कभी कभी कोई आता है, कुछ देर के लिए, फिर सब चले जाते हैं। कभी कोई औरत भी आई? रघु के चेहरे पर एक साया सा आया। हाँ, कभी कभी, पर वो सब ज्यादा देर नहीं रुकी। क्यों? अनाया ने गहरी नजर से पूछा। रघु के होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद किस्मत में ठहरना नहीं लिखा था, या शायद मैं ठहरने लायक नहीं था। अनाया ने बात बदल दी। चलो वापस चलते हैं, रात बहुत हो गई है। रघु ने उसकी ओर देखा, फिर बोला, जैसा तुम कहो। दोनों वापस झोपड़ी की ओर लौटे। अंदर आकर अनाया बोली, रघु, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अगर कोई जूती हो तो ला दो। रघु ने हैरानी से कहा, झूठी? मेरे पास कहां से होगी औरतों की जूती? मैं तो अकेला रहता हूं। फिर कुछ सोचकर बोला, रुको, शायद हो। कभी कभी लोग यहां पुराना सामान छोड़ जाते हैं। वह एक पुराने संदूक के पास गया, कुछ देर तलाश की, फिर निकाली एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी औरतों की जूती। ये लो, शायद तुम्हें ठीक लगे। अनाया ने जूती देखी, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। रघु बोला,
अभी याद आया, वक्त के साथ सब भूल जाता हूँ। अब अनाया के दिल का शक यकीन में बदल चुका था। वह समझ चुकी थी ये झोपड़ी आम जगह नहीं और रघु कोई आम आदमी नहीं। वह जूती हाथ में लिए बैठी रही। चेहरे पर सुकून था लेकिन आंखों में सतर्कता। रघु अपनी जगह बैठा लगातार उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, अनाया, तुम जानती हो, जब से तुम आई हो इस झोपड़ी में फिर से जिंदगी लौट आई है। जिंदगी या वो यादें जिनसे तुम भाग रहे हो? रघु चौंक गया। तुम्हें क्या पता मेरी यादों के बारे में? अनाया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे बहुत कुछ पता है रघु, इतना कि अगर तुम सच न भी बताओ तो भी सब सामने आ जाएगा। रघु की आंखें फैल गईं। तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम अकेले नहीं हो रघु, ये झोपड़ी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अचानक बाहर से गाड़ियों के इंजन की आवाजें आने लगीं। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। दरवाजा जोर से खुला, पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अनाया ने अपनी जेब से एक बैज निकाला। मैं इंस्पेक्टर अनाया शर्मा, क्राइम ब्रांच से। रघु पीछे हट गया, जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। तो तुम पुलिस हो? हाँ, और ये पूरा वक्त तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अनाया ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा सा छिपा कैमरा लगा था। हमें शक था कि तुम कई लड़कियों को यहां बुलाते हो। उनके गायब होने के सारे सबूत अब हमारे पास हैं। रघु के चेहरे पर हार की झलक थी। उसके होंठ कांपे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब झूठ है रघु। तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जो सामान मिला वो सब बोल रहा है। पुलिस वालों ने रघु को हथकड़ी लगा दी। वह जाते जाते बस एक बार अनाया को देखता रहा। तुमने बहुत चालाकी दिखाई अनाया। नहीं, मैंने बस इंसाफ दिखाया। रघु को गाड़ी में बिठाकर पुलिस चली गई। झोपड़ी में फिर सन्नाटा था। बस वो दिया फिर से जल उठा। अनाया बाहर आई। रेत पर ठंडी हवा चल रही थी। चांद अब पूरा निकल आया था। वह एक पल के लिए आसमान